हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रुधिर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड या फिर इसे हम बोलते हैं रक्त। तो यानी कि रुधिर, रक्त या फिर आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके चैप्टर को बोलते हैं रक्त का परिसंचरण तंत्र। जो आपका रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पे हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उन सभी एग्जाम में आपका साइंस पूछा जाता है। साइंस में से मुख्य रूप से बायोलॉजी, और बायोलॉजी से आपका जो रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आज आपको मैं इन चैप्टर में कराने वाला हूँ। यहाँ पे आपके टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिनका अगर वेटेज निकाला जाए तो कम से कम आपके 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर यानी कि रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो जो आपका रक्त होता है, रुधिर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। तो ब्लड के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होगा, हीमेटोलॉजी। तो जो हमारा ब्लड होता है यानी कि जो रुधिर होता है, जिसको हम खून भी बोलते हैं, उस खून के बारे में अध्ययन करना यानी कि इसके बारे में स्टडी करना आपका क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका ट्रिक्नोलॉजी। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करेंगे। ऑन्कोलॉजी जो आपका कैंसर होता है, तो कैंसर के बारे में अध्ययन करना, कैंसर के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑन्कोलॉजी। जबकि अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें ट्रिक्नोलॉजी, तो जो आपके हेयर होते हैं यानी कि बालों के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ट्रिक्नोलॉजी। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, डेमेटोलॉजी, सॉरी ये डर्मेटोलॉजी होता है आपका, DER लगेगा, डर्मेटोलॉजी। तो जो आपकी त्वचा होती है यानी कि स्किन, उस स्किन के बारे में अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है। तो स्किन के बारे में अध्ययन करना आपका कहलाता है डर्मेटोलॉजी। तो ये चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होनी चाहिए। यानी कि रुधिर, रक्त के बारे में अध्ययन करना कहलाता है हीमेटोलॉजी, जबकि कैंसर के बारे में अध्ययन करना कहलाता है ऑन्कोलॉजी, और जो आपके बाल होते हैं, हेयर, उनके बारे में अध्ययन करना कहलाता है टेक्नोलॉजी, और डर्मेटोलॉजी कहलाता है आपकी त्वचा के बारे में अध्ययन करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर एक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार से घुमाकर। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। यानी कि आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका कौन, रुधिर। क्यों ये कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी कि संयोजी ऊतक होता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो ब्लड होता है एक प्रकार से वो संयोजी ऊतक होता है, या फिर परिसंचरित क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं हम परिसंचरित अंग। क्यों बोल सकते हैं ब्लड को, मैं बताता हूँ आपकी, क्योंकि जो आपका ब्लड होता है यानी कि रुधिर होता है, उसके अंदर आपकी कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी RBC, इसके अलावा आपकी WBC, इसके अलावा रहती है आपकी प्लेटलेट्स। तो ये क्या करता है, जो आपका रुधिर होता है वो परिसंचरित यानी कि सर्कुलेट होता रहता है, और ये क्या करता है, तो RBC को, WBC को, इन सभी को क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है एक प्रकार से। उसी प्रकार से ऑक्सीजन को भी ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है। इस प्रकार से ये आपका परिसंचरित अंग कहलाता है। तो अंग किससे बने होते हैं, आपके ऊतक से, यानी कि जो सेल होती है आपकी, कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से क्या बनते हैं आपके टिश्यू यानी कि ऊतक, और ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं आपके, तो ये बनते हैं आपके ऑर्गन यानी कि अंग। तो एक प्रकार से ये आपका ऊतक भी होता है, उसके साथ साथ अंग यानी कि ऑर्गन भी होता है, कौन, आपका रुधिर। तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे कि रुधिर एक है, क्या है ये, एक ऊतक है या फिर अंग है। तो ये संयोजी ऊतक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रुधिर होना चाहिए। यानी कि जो एक हेल्दी मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मानव होता है, उसके अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा, 5 से 6 लीटर। जो कोई पुरुष होता है एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है, उसके अंदर कम से कम कितना ब्लड होना चाहिए, 5 से 6 लीटर। अगर हम बात करें महिला की, अगर कोई महिला हो, अच्छी हो, स्वस्थ हो, तो उसमें लगभग कितना ब्लड होना चाहिए, तो उसमें ब्लड होना चाहिए 4 से 5 लीटर। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगर पुरुष की बात करें तो 5 से 6 लीटर पुरुष में होना चाहिए। अगर हम बात करें महिला की, तो महिला में 4 से 5 लीटर ब्लड आपका होना ही चाहिए। आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि जो आपकी कुल बॉडी का वजन होता है, यानी कि कुल जो हमारा शरीर होता है, उस कुल वजन का हमारे अंदर कितना % ब्लड होना चाहिए। तो 7%।
हमारे वजन का 7% क्या होना चाहिए, हमारे अंदर खून होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 70 केजी के हैं, यानी कि 70 किलोग्राम के हैं, तो इसका 7%, क्या इसका 7% ब्लड आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, जो कितना होता है, लगभग 5 से 6 लीटर होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रुधिर यानी कि रक्त होना चाहिए। तो आपका एकदम करेक्ट होगा 5 से 6 लीटर, जबकि एक फीमेल में यानी कि महिला में कितना होना चाहिए, 4 से 5 लीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आपका ब्लड होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा, जिसे हम बोलते हैं बोन मेरो। तो ये बात भी आपको नोट करनी है कि बोन मेरो किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है अस्थि मज्जा को। हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोन मेरो। तो जो आपकी बोन मेरो होती है, जिस प्रकार से आपकी एक प्रकार से मान लीजिए आपकी हड्डी है, तो हड्डी के अंदर जो एक खोखला भाग होता है उसके अंदर हमारे ब्लड का यानी कि हमारे खून का निर्माण होता है, और उस खोखले भाग को क्या कहा जाता है, तो बोन मेरो कहा जाता है, और उसमें बनता है कौन, हमारा रुधिर यानी कि खून। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बनता है, और वो बनता है लीवर के ऊपर। जो आपकी भ्रूणीय अवस्था होती है, कौन सी अवस्था आपकी भ्रूणीय यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो भ्रूणीय अवस्था में खून कहाँ बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनता है आपके लीवर में, जिसे हम बोलते हैं यकृत। तो यकृत में भ्रूणीय अवस्था में बनता है, यानी कि जब हम भ्रूण होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तब हमारा खून कहाँ बन रहा होता है, हमारे लीवर में। लेकिन जब हम मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, अच्छे एक स्वस्थ हो जाते हैं, बाहर यानी कि जन्म हो जाता है हमारा, तब हमारा रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मेरो में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आपका ब्लड होता है उसका यानी कि एक प्रकार से बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर नापने का जो आपका यंत्र होता है वो कौन होता है आपका, तो वो होता है आपका स्पिग्मोमेनोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो जो आपका रुधिर होता है उसको मापने वाला यंत्र का नाम क्या है, स्पिग्मोमेनोमीटर। ये आपका क्वेश्चन था। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हीमोसाइटोमीटर, तो जो आपकी आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रुधिर कोशिका होती है, उनकी काउंटिंग करने में, उनकी गिनती करने में किस यंत्र का उपयोग होता है, तो वो होता है आपका हीमोसाइटोमीटर का। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं डायरेक्ट ईसीजी, तो जो आपका ईसीजी होता है ये किससे कनेक्टेड होता है, तो ये आपका होता है हार्ट से, यानी कि हमारा हृदय से। जो हमारा दिल होता है उस दिल की जो भी हार्ट बीट कुछ भी हो वो किससे मेजर की जाती है, ईसीजी से, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। तो आपका क्वेश्चन था कि रुधिर को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे स्पिग्मोमेनोमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के खून का लाल रंग होने का कारण है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, तो मानव के खून को क्या करता है, वो लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग, लाल रंग। इसके अलावा आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ क्या होता है, तो जो आपका कॉकरोच होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉकरोच को तिलचट्टा, तो तिलचट्टा को ये कौन सा रंग देता है, तो तिलचट्टा को देता है ये सफ़ेद रंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि तिलचट्टा का जो आपका कॉकरोच होता है उसका रंग कैसा होता है खून का, तो वो होता है सफ़ेद। और कौन सा पिगमेंट देता है, कौन सा वर्णक देता है, तो उसका नाम होता है आपका हीमोलिम्फ। जिस प्रकार से हमारे खून को लाल रंग देता है आपका हीमोग्लोबिन, उसी प्रकार से कॉकरोच को सफ़ेद रंग देता है आपका हीमोलिम्फ। आपका नेक्स्ट है ऑप्शन सी में, जैसे लिखा हुआ है हीमोसाइनिन। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हीमोसाइनिन का भी आपसे पूछा जाता है। तो जो आपका ऑक्टोपस होता है, क्या होता है आपका ऑक्टोपस, उस जो ऑक्टोपस का खून होता है वो किस रंग का होता है, तो वो होता है नीला रंग का। किस रंग का होता है, नीला रंग का। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है, नीला। तो ये जो ऑक्टोपस का खून नीला रंग का होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हीमोसाइनिन की वजह से। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कौन सा एक तरल पदार्थ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, किसमें, मानव के रुधिर में। जो आपका ब्लड होता है यानी कि रुधिर होता है, उसमें जो प्लाज्मा होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके तरल अवस्था में। ये आपसे कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा है, तो वो है आपका प्लाज्मा। जबकि अगर हम बात करें आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, तो ये तीनों आपके तरल अवस्था में नहीं, जबकि ये पाए जाते हैं आपकी ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, ठोस में, क्योंकि ये एक प्रकार से ठोस क्या होते हैं, आपके पदार्थ होते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन चुके हैं कि मानव रुधिर में कौन सा एक तरल पदार्थ है, तो वो तरल पदार्थ है आपका प्लाज्मा। अगर पूछ लिए कि ठोस पदार्थ कौन से हैं, तो ठोस पदार्थ ये तीनों होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो प्लाज्मा होता है
वो ब्लड में कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो प्लाज्मा हमारे जो ब्लड होता है उसमें होता है 55%। बाकी उस 45% में जो आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होते हैं ये होते हैं आपके उस 45% में। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस पदार्थ कितने प्रतिशत में हमारे रुधिर में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 45%। जबकि आपसे बोल दे कि जो आपका रुधिर में तरल अवस्था में पाया जाता है वो कितनी प्रतिशत मात्रा में होता है, तो वो होता है आपका 55% की मात्रा में। तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा का हल्का पीला रंग प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन होता है वो क्या करता है, अभी मैंने जस्ट बताया आपका प्लाज्मा ये किस अवस्था में पाया जाता है ब्लड में, तो ये पाया जाता है आपका तरल अवस्था में। और कितना प्रतिशत, तो ये पाया जाता है 55%। तो इसका जो हल्का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका बिलिरुबिन की वजह से। और जब इसी बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, हमें हो जाता है पीलिया। तो पीलिया भी पीलिया भी किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से। और जो आपका प्लाज्मा होता है उसका हल्का पीला रंग भी किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिलिरुबिन होता है ये बनता कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर, ये बनता कहाँ है, तो ये बनता है आपके लीवर में, जिसे हम बोलते हैं यकृत। इसके अलावा जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, आपका हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, तो जो हमारा ब्लड होता है यानी खून होता है उसको क्या करता है, ये लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग, लाल प्रदान। और जो आपका ऑप्शन बी है बिलीवर्डिन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिलीवर्डिन क्या होता है, तो ये होता है आपके हरे रंग का, क्या होता है आपके हरे रंग का होता है। और ये किसको हरा रंग देता है, तो ये देता है आपका पित्तरस को, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड बाइल जूस। जो आपका पितरस होता है उसको बोलते हैं बाइल जूस, उसे हरा रंग प्रदान कौन करता है, तो वो करता है आपका बिलीवर्डिन। और इसे भी कौन बनाता है, तो इसे भी बनाता है आपका लीवर। तो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग प्रदान कौन करता है, बिलिरुबिन। और इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, हमें पीलिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्लाज्मा का कार्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, तापमान नियंत्रण। यानी कि जो प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे एक ब्रेन का पार्ट होता है, जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे हाइपोथैलेमस। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है यानी कि नियंत्रण करता है। उसके साथ साथ जो प्लाज्मा होता है वो भी हमारे बॉडी के तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि एक प्रकार से नियंत्रण करता है। इसके अलावा पीएच मान, जो आपका पीएच मान होता है जो किसके लिए होता है, क्या वेरी करता है ये, तो ये जो आपका बेसिक नेचर होता है यानी कि क्षारीय, और जो आपका एसिडिक नेचर होता है यानी कि अम्लीय, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कौन, आपका प्लाज्मा। ये और जो आपका नेक्स्ट है रुधिर का थक्का, जो रुधिर का थक्का होता है उसमें भी बनाने में सहायक होता है। कौन, आपका प्लाज्मा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कोश का यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। और जो आपकी आरबीसी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी होती है रेड ब्लड सेल। ये भी आप याद रखेंगे, रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉर्पुसल्स यानी कि कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं, जबकि इसको लाल रुधिर कोशिका भी बोलते हैं। तो इनका जीवन काल कितना होता है, तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन है 120 दिन का। ये आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा हुआ है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 2 से 4 दिन। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि वाइट ब्लड सेल होती है, इनका जीवन काल होता है आपका 2 से 4 दिन का। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की 8 से 10 दिन की, तो जो आपकी प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स, उनका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का। तो ये तीनों के जीवन काल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के जीवन काल भी याद रखने हैं। तो लाल रुधिर कोशिका का होता है 120, जबकि डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन का, और प्लेटलेट का होता है आपका 8 से 10 दिन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा एकदम ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी। जो आपका ए है यानी कि यकृत, और जो आपका नेक्स्ट है प्लीहा, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। जो आपका स्प्लीन होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है प्लीहा। तो जो आपका यकृत और प्लीहा होता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो इन दोनों को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी आरबीसी होती है, जैसे इसका जीवन काल तो 120 दिन का होता है, लेकिन ये मरती भी तो होंगी ना 120 दिन के बाद। तो 120 दिन के बाद मरने के लिए कहाँ जाती है, तो ये जाती है लीवर और प्लिया के पास। इसलिए यकृत और प्लिया दोनों को क्या कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जबकि मैंने बताया जो आपका अस्थि मज्जा होता है यानी कि बोन मैरो होता है, इसमें क्या होता है, खून का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ आपकी जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल, उसका भी निर्माण होता है। तो जो आपकी ब्लड और जो आरबीसी होती है दोनों का निर्माण किसके अंदर होता है, तो वो होता है आपके अस्थि मज्जा के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। लाल रुधिर कोशिका क्या होती है, रुधिर की सबसे छोटी क्या होती है, कोशिका होती है। जैसे आप देख सकते हैं जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, इसका क्वेश्चन भी आपसे बनता है। इसके अलावा आपका प्लेटलेट्स, और तीसरी होती है आपकी आरबीसी।
तो ये जो आपकी आरबीसी होती है ये क्या होती है आकार में, यानी कि एक प्रकार से सबसे छोटी होती है, क्योंकि देखो सबसे लास्ट में दी गई है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो होती है बड़ी, और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो होती है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी पूछा गया है, तो रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन हो गई, आरबीसी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हमारी रुधिर की, तो आप कौन सी बताते, डब्ल्यूबीसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन किस रूप में होता है। तो आप जैसे देखते हैं हम बाहर क्या होता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है, ये सब बात हम जानते हैं। लेकिन जो मानव का शरीर होता है यानी कि हमारी बॉडी होती है, उसमें ऑक्सीजन किस रूप में होता है, तो उसमें होता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन होता है ये किसके साथ बॉन्डिंग हो जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है आपका Hb के साथ। किसके साथ, Hb, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए मानव शरीर में ऑक्सीजन के रूप में क्या रहता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना कहकर हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि जब ऑक्सीजन आपका Hb के साथ जुड़ता है तो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में जो आपकी CO2 होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस रूप में होती है, तो वो होती है आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि मैंने बताया अभी कि जैसे कि ये आपका ऑक्सीजन जुड़ा था उसी प्रकार से आपका CO2 क्या करेगा, तो ये भी जुड़ जाएगा किसके साथ, आपके हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन क्या होती है, तो आपके ब्लड में पाई जाने वाली एक सेल होती है आपकी हीमोग्लोबिन। तो जब ये आपका CO2 Hb के साथ जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो मानव शरीर में CO2 होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, जबकि ऑक्सीजन होती है मानव शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ये भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी की कमी को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा। मानव शरीर में आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। एक प्रकार से खून की कमी होना ही, हमारे शरीर में खून की कमी होना ही आपका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एनीमिया। क्योंकि जो आपका खून होता है उसी के अंदर तो पाई जाती हैं आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, सब किसके अंदर उपस्थित होती है, आरबीसी के, यानी कि खून के। तो उसी खून की कमी को क्या बोलते हैं हम, एनीमिया। तो यहाँ भी आरबीसी की कमी को हम क्या कहेंगे, एनीमिया। ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछ ले कि आरबीसी की अधिकता को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मनुष्य में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाने का क्या कारण है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसके कारण हर मनुष्य में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे कि किसी में पाया जाता है ए पॉजिटिव, उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों में पाया जाता है बी पॉजिटिव, बहुत सारों में पाया जाता है बी निगेटिव, बहुत सारों में पाया जाता है बी पॉजिटिव। तो ये किसकी वजह से पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का अनुपात रुधिर में कितना होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा हुआ है कई सारे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी 1। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होता है उसका अनुपात कितना होता है, तो 1 होता है। जैसे कि मैं तीनों का बता देता हूँ। एक तो होती है आपकी आरबीसी जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसके अलावा होती है आपकी डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, और फिर होती है आपकी प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होती है उसका अनुपात होता है 40। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है उसका अनुपात होता है 1, जो मैं बता चुका हूँ। और जो आपकी आरबीसी होती है उसका होता है कितना, 600। यानी कि डब्ल्यूबीसी की तुलना में आरबीसी कितना गुना होती है, 600 गुना। और जो आपकी प्लेटलेट्स होती है डब्ल्यूबीसी की तुलना में कितनी गुना होती है, 40 गुना। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो डब्ल्यूबीसी का अनुपात रुधिर में कितना होता है, तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा 1। श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए 2 से 4 दिन। जो आपकी वाइट ब्लड सेल होती है यानी कि डब्ल्यूबीसी होती है उनका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। और जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 120 दिन। तो जो आपकी आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल होती है उनका जीवन काल कितना होता है, ये होता है 120 दिन। ये कई बार आपसे पूछा हुआ है, आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की 8 से 10 दिन की, तो जो आपकी प्लेटलेट्स होती है उनका जीवन काल होता है आपका 8 से 10 दिन का। रुधिर में प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने वाली कोशिका कौन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। इसे ही हम बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोशिका। किसको, डब्ल्यूबीसी को। इसलिए रुधिर में क्या करती है, तो ये प्रतिरोधकता बढ़ाती है, यानी कि हमारी रोगों के प्रति लड़ने की क्या करती है, क्षमता बढ़ाती है। किसके प्रति, रोगों के प्रति। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने वाली क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है कोशिका, एक प्रकार से सेल। तो उसका नाम है आपका डब्ल्यूबीसी, जो मैं बता चुका हूँ आपको। या क्या होती है आपकी श्वेत रुधिर कोशिका या फिर वाइट ब्लड सेल। निम्न में से कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट
कोशिका है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होती है आपकी, ये क्या होती है? तो ये होती है आपकी एग्रेनुलोसाइट। आपसे इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर आपको हिंदी में मिल सकता है अकणिकामय। क्या मिल सकता है? अकणिकामय, यानी कि जिनमें कण नहीं होते, अकणिकामय उनको बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी मोनोसाइट, एक होती है आपकी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये क्या होती हैं? सेल्स होती है, यानी कि कोशिकाएं होती है। किसकी? डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी के ये प्रकार हैं, एक प्रकार से आप याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं आपके ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट और एक ये लिम्फोसाइट। तो उनमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि एक ग्रेनुलोसाइट कोशिका कौन कौन सी होती है? दो होती है आपकी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बाकी जो आपकी बची हुई है, यानी कि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ये क्या होती है? ओनली ग्रेनुलोसाइट होती है, यानी कि कणिका में होती है। क्या होती है? कणिकामय। और जो आपकी ये होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये होती है अकणिकामय, यानी कि एग्रेनुलोसाइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के समय कौन सी कोशिका कार्य करती है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा बेसोफिल। जो आपकी बेसोफिल होती है, ये क्या करती है? एलर्जी के समय क्या करती है? ये काम करती है। एलर्जी के समय हमारे अंदर एक केमिकल बनता है, उस केमिकल का नाम क्या होता है? हिस्टामिन। तो जो ये हिस्टामिन केमिकल बनता है, रसायन हमारे शरीर में बनने लग जाता है, उसको ख़त्म करने का काम कौन सी करती है? बेसोफिल। और बेसोफिल क्या होती है? तो ये एक डब्ल्यूबीसी का क्या होती है? प्रकार होती है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर के रक्त का थक्का बनने नहीं देती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन है हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता। जैसे कि हमें अगर कहीं चोट लग गई है मान लीजिए, और वहाँ से लगातार ब्लड बह रहा है, तो ये लगातार ब्लड बहता ही रहेगा, इसको क्लॉट नहीं होने देती। कौन? हिपेरिन। लेकिन कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि इंटरनल पार्ट में अगर हमें कहीं भी अंदर चोट लग जाती है, तो वो एक प्रकार से क्लॉट नहीं बनने देती, लगातार हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, और हमें किसी प्रकार की गांठ वाँठ हमारे अंदर नहीं बनने देती। कौन? हिपेरिन। इस प्रकार से इसका मोस्ट क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें आपके प्लेटलेट्स की, फाइब्रोनोजन की और विटामिन के की, तो ये तीनों ही ऐसे होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में क्या होते हैं? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट सीधा पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? एक तो आपका विटामिन के रहता है, एक आपका फाइब्रोनोजन रहता है, सबसे ज़्यादा आज तक पूछा गया है, और एक आपकी प्लेटलेट रहती है। तीनों रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, जबकि हिपेरिन क्या करती है? रक्त का थक्का नहीं जमने देती। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।